वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का SCS द्वारा चलाई जा रही BO की डिवाइस सीरीज में। और डिवाइस सीरीज में आज हम चर्चा करेंगे GNP के बारे में। इससे पहले की क्लास में मैंने आपको दो टर्म समझाए थे। पहला टर्म मैंने आपको समझाया था GDP और दूसरा टर्म मैंने आपको समझाया NDP। ठीक है, तो कल की क्लास में हमने दो टर्म देखे GDP और NDP। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाकर के पहले उसको देख लीजिए, क्योंकि वो ज़रूरी है। GDP और NDP को समझने के बाद ही आपको अब GNP और NNP समझ में आएगा। तो ये नेशनल इनकम का दूसरा पार्ट है। एक पार्ट में हम जो है नेशनल इनकम के बारे में GDP और NDP को हम लोग समझ चुके हैं। ठीक है, तो आज हम चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगर आप इस चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं और BO की तैयारी करना चाहते हैं तो प्रॉपर इस चैनल को फॉलो कर लीजिए। यहाँ पर BO और PCS की पूरी तैयारी कंप्लीट फ्री कराई जा रही है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो आज बात होगी GNP के बारे में। GNP, सबसे पहले तो GNP का मतलब क्या है? GNP का मतलब है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। पहले हम इसको पढ़ेंगे, फिर इसको समझेंगे, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जानेंगे और उनकी बातचीत करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखो, किसी अर्थव्यवस्था में ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट उस आय को कहते हैं जो GDP में विदेशों से होने वाली आय को जोड़कर हासिल होता है। इसमें देश की सीमा से बाहर होने वाली आर्थिक गतिविधियों को भी शामिल किया जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? देखो भाई, इसका मतलब आप समझो। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा GDP। ठीक है, GDP में हमने क्या पढ़ा? GDP में हमने पढ़ा कि देश में टोटल प्रोडक्शन कितना हो रहा है, कुल उत्पादन कितना हो रहा है। अगर आप देश में होने वाले कुल उत्पादन का मौद्रिक मूल्य यानी पैसे में मूल्य निकाल लोगे तो वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा GDP। फिर हमने क्या किया? हमने देखा NDP, और NDP में हमने क्या देखा कि कुल उत्पादन करने में कुछ जो है अवमूल्यन होता है, कुछ गिरावट होती है। तो अगर आप उसको माइनस कर दोगे तो निकल के आ जाएगी NDP। ये हमने दोनों चीजें देख ली थी। GDP और NDP मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, अब यहां पर जब हम देश के कुल उत्पादन की बात कर रहे हैं भाई, तो ऐसा थोड़ी है कि देश में जो पैसा आ रहा है वो केवल भारत की सीमा के भीतर से ही आ रहा है, ऐसा तो नहीं है। अब हमारी बहुत बहुत बड़ी कंपनियां हैं, जैसे महिंद्रा है ना, जैसे टाटा है। अब टाटा है या महिंद्रा है, ये भारत में ही केवल थोड़ी चलती हैं, ये भारत के बाहर भी तो चल रही हैं। इनकी कारें, जैसे आपने नाम सुना होगा जैगुआर का। अब जैगुआर जो है टाटा की कार है, पहले अलग कंपनी हुआ करती थी, अब टाटा की है। तो अगर विदेश में, इंग्लैंड में कोई जैगुआर कार खरीदता है तो उसका पैसा भी भारत में ही आएगा नहीं आएगा, क्योंकि भारत की कंपनी है। या अफ्रीका में अगर कोई TVS मोटरसाइकिल खरीदता है, क्योंकि अफ्रीका में TVS मोटरसाइकिल बहुत चलती है, तो अब TVS इंडिया की कंपनी है। अब अगर अफ्रीका में कोई आदमी TVS खरीदेगा तो उसका पैसा भी तो भारत में आएगा नहीं आएगा। तो उस पैसे को तो हमने जोड़ा ही नहीं यहां पर, तो इसी पैसे को अब हमें जोड़ना है। किस में जोड़ना है? हमें जोड़ना है GDP में। ठीक है, तो अगर आप GDP प्लस क्या जोड़ दो? विदेशों से होने वाली आय, यानी विदेशी आय, वो आय जो हम विदेशों से कर रहे हैं। यानी अगर विदेशी भारत में बनी किसी भी चीज को खरीदेंगे तो उसका पैसा भी भारत में ही आएगा। तो उस पैसे को तो हमने जोड़ा ही नहीं। तो अगर आप GDP प्लस विदेशी आय को दोनों को ऐड कर दो, दोनों को जोड़ दो, तब निकल के आएगी GNP, यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट का मतलब यह हुआ GDP प्लस विदेशों से होने वाली आय। और विदेशों में आय कब होगी? जब विदेशी लोग किसी भारतीय प्रोडक्ट को परचेज करेंगे, किसी भारतीय चीज को खरीदेंगे, तब। ठीक है, वही यहां पर कह रहा है। अब देखो, सकल राष्ट्रीय उत्पाद किसी देश के निवासियों के स्वामित्व में एक निश्चित समयावधि में विनिर्मित वस्तुओं तथा सेवाओं का मूल्य है। GNP बराबर सकल घरेलू उत्पाद प्लस विदेशों से होने वाली निवल आय, यानी जो विदेशों से हम लोग पैसा कमा रहे हैं। ठीक है, अच्छा ये कह रहा है कि GNP हमेशा GDP से अधिक नहीं होती है। यानी इसका मतलब ये है कि जरूरी नहीं है कि हर बार जो GNP है वो GDP से अधिक ही हो, है ना, बराबर भी हो सकती है, क्योंकि जरूरी थोड़ी है कि हर बार जो है
विदेशी लोग हमारी चीज़ों को खरीदें ही खरीदें। अगर खरीदेंगे तब तो ज़्यादा होगी, नहीं खरीदेंगे तो लगभग लगभग बराबर हो जाएगी। इसी चीज़ को समझाने का प्रयास किया गया है। लेकिन भारत के मामले में विदेशों से होने वाली आमदनी के बदले हानि होती है। लिहाजा भारत का जीएनपी हमेशा जीडीपी विदेशों से होने वाली आमदनी के बराबर होता है, यानी भारत का जीएनपी हमेशा जीडीपी से कमतर होता है। इसका मतलब ये हुआ, देखो यहाँ क्या बताने का प्रयास किया जा रहा है, यहाँ पर ये बताने का प्रयास किया जा रहा है कि हम लोग जो है वो भारत से चीज़ें, मतलब भारत की चीज़ें विदेशों में कम बेच पाते हैं, है ना, यानी विदेशी लोग हमारी चीज़ों को कम परचेज करते हैं। इस वजह से हमारा जो जीएनपी है वो कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि विदेशी लोग भारतीय वस्तुओं को ज़्यादा खरीद ही नहीं रहे हैं। यही चीज़ यहाँ पर जो है बताने का प्रयास किया गया है। आगे देखिए, सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी जीएनपी एक आर्थिक आंकड़ा है जिसमें जीडीपी प्लस विदेशी निवेश से निवासियों द्वारा अर्जित की गई आय भी इसमें शामिल होती है। ठीक है, यानी विदेशी निवासियों द्वारा घरेलू अर्थव्यवस्था में अर्जित आय भी इसमें हमें माइनस करनी होगी। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ आपको और समझ लेनी है। देखो, हमने क्या देखा जीएनपी में, हमने देखा कि जीएनपी इज इक्वल टू जीडीपी, ठीक है, प्लस विदेशी आय, जो हम विदेशों से पैसा कमा रहे हैं वो तो हमें जोड़ना पड़ेगा। लेकिन साथियों, भारत में कुछ लोग ऐसे भी तो होंगे जो विदेशी चीज़ों को बेच करके पैसा कमा रहे हैं। मतलब अब जैसे एक आपने चॉकलेट का नाम जरूर सुना होगा, कैडबरी डेयरी मिल्क। अब डेयरी मिल्क कोई भारत की कंपनी नहीं है, ये विदेशी कंपनी है। तो अगर कोई भी व्यक्ति भारत में डेयरी मिल्क को खरीदता है तो उसका पैसा भारत से बाहर चला जाएगा। अगर कोई भी व्यक्ति गार्नियर का शैम्पू खरीदता है, लॉरियल पेरिस का शैम्पू खरीदता है, पियर्स सोप खरीदता है, या क्लोजअप पेस्ट लेता है, पेप्सोडेंट पेस्ट लेता है, या कोलगेट लेता है, तो ये सारी की सारी कंपनियां विदेशी हैं। और अगर आप इनके प्रोडक्ट को परचेज करोगे, ठीक है, तो फिर क्या होगा? होगा ये कि जैसे ही आप इनका प्रोडक्ट परचेज करेंगे तो आपका रुपया यानी भारत का रुपया विदेशी में, जो विदेशी कंपनियां हैं उनमें चला गया। और जब पैसा विदेशी कंपनियों में भारत से बाहर चला गया तो उसको माइनस करना पड़ेगा। वही यहां पे लिखा हुआ है, विदेशी निवासियों द्वारा घरेलू अर्थव्यवस्था में अर्जित आय। क्योंकि हम ही विदेशों में जाकर के पैसा नहीं कमा रहे हैं, विदेशी भी हमारे यहाँ आकर के पैसा कमा रहे हैं। और हमारे यहाँ तो बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां विदेशी चल रही हैं। जैसे एक बहुत ही फेमस कंपनी आपको बताता हूँ, जो शायद आपको पता भी ना हो कि विदेशी है, और उस कंपनी का नाम है हिंदुस्तान यूनिलीवर। सुना है आपने कि नहीं? हिंदुस्तान यूनिलीवर। अब हिंदुस्तान यूनिलीवर पूरी तरीके से एक विदेशी कंपनी है, इंग्लैंड की कंपनी है, लेकिन उसका नाम ही हिंदुस्तान यूनिलीवर है। ठीक है, जब असहयोग आंदोलन चल रहा था तो उसी समय में इस कंपनी ने क्या किया, अपना अंग्रेजी नाम चेंज करके इसको हिंदुस्तानी यूनिलीवर के नाम से कर लिया। अब होता है ये कि नाम हिंदुस्तानी है तो ज़्यादातर लोगों को लगता है कि ये हिंदुस्तानी कंपनी है, बट ऐसा नहीं है, ध्यान रखना, ये एक विदेशी कंपनी है। अब हिंदुस्तान यूनिलीवर दुनिया भर के प्रोडक्ट बनाती है। लिप्टन चाय का नाम आप लोगों ने सुना होगा, फेयर एंड लवली का नाम आप लोगों ने सुना होगा। ये सारी चीज़ें जो है हिंदुस्तान यूनिलीवर बना रही है। और जब ये चीज़ें बना रही है, लोग खरीदते हैं, तो इसका पैसा भारत से बाहर जाकर के चला जाता है कहाँ? हिंदुस्तान यूनिलीवर के पास। तो वो पैसा जो हमें, जो भारत से बाहर चला गया, उसको भी हमें माइनस करना पड़ेगा। वही चीज़ यहाँ पर बताने का प्रयास किया गया है कि जीडीपी प्लस विदेशों से होने वाली आय, और इसमें से हमें माइनस करना होगा किसको? विदेशी निवासियों द्वारा भारत में अर्जित की गई आय। आई बात समझ में? आगे देखो, इसीलिए देश में होने वाले उत्पादन के आधार पर विदेश से प्राप्त निवल कारक आय सकारात्मक या नकारात्मक हो सकती है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर हमने विदेशियों को ज्यादा चीजें बेच दी तो ये पॉजिटिव रहेगा, और अगर विदेशियों ने हमें ज्यादा चीज बेच दी, हमारा पैसा ज्यादा बाहर चला गया, तो ये नेगेटिव भी हो जाएगा। दोनों ही बातें हैं। अगर हम अपनी चीजें ज्यादा बेचेंगे विदेशियों को, तो फिर क्या होगा? अगर हम अपनी चीजें विदेशियों को ज्यादा बेचेंगे तो हमें फायदा होगा, तो ये प्लस रहेगा। और अगर विदेशी हमें ज्यादा चीजें बेचेंगे तो वो ज्यादा हो जाएगा, तो ये माइनस हो जाएगा। सीधी बात है। इसीलिए जीएनपी जीडीपी से अधिक हो सकता है या जीडीपी से कम भी हो सकता है। दोनों ही बातें सही हैं। देखो भाई कैसे, ठीक है, जीएनपी जीडीपी के बराबर कब होगा? जीएनपी बराबर जीडीपी तब हो जाएगा जब जितना रुपया हमने विदेशों से कमाया, ठीक है, उतना ही विदेशियों ने हमसे कमा लिया। तो दोनों का मामला जीरो हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? तो इसलिए जीडीपी बराबर जीएनपी हो गया। ठीक है, जीएनपी ज़्यादा भी हो सकता है जीडीपी से,
जीएनपी जीडीपी से ज्यादा तब होगा जब हम विदेशों से रुपया ज्यादा कमा लें, हम विदेशों से रुपया ज्यादा कमा लें, विदेशी हमसे कम कमाएं, तो जीएनपी ज्यादा हो जाएगा। और ये लेस देन भी हो सकता है। तीसरी कंडीशन ये हो सकती है, जीडीपी इज ग्रेटर देन एनडीपी, मतलब सॉरी जीएनपी, ऐसी भी स्थिति आ सकती है। तो जीएनपी कम भी हो सकता है। कम कब हो जाएगा? कम तब हो जाएगा जब हम विदेशी लोगों को चीज़ें कम बेचें और विदेशी लोग हमें ज़्यादा चीज़ें बेच दें। और अगर विदेशी लोग हमें चीज़ें ज़्यादा बेचेंगे तो हमारा पैसा विदेश में चला जाएगा, ज़्यादा पैसा विदेश में चला जाएगा तो जीडीपी ज़्यादा हो जाएगी, एनडीपी कम हो जाएगी, सीधी बात है। तो ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है, तीनों ही बातें हैं। अगला पॉइंट देखो, सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी एक देश के निवासियों के स्वामित्व वाले उत्पादन के साधनों द्वारा दी गई अवधि में प्राप्त सभी अंतिम उत्पादों तथा सेवाओं का एक मूल्य का अनुमान है। ठीक है, हाँ, यानी एक देश के नागरिक एक वर्ष की अवधि में जितना भी टोटल प्रोडक्शन कर रहे हैं अंतिम रूप से, चाहे भारत में कर रहे हैं या विदेश में कर रहे हैं, उन सब का अगर पैसे में मूल्य निकाल लोगे तो वो होगा साथियों जीएनपी। आई बात समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम लास्ट देखेंगे इसमें, ये है एनएनपी। एनएनपी क्या है भैया? एनएनपी है नेट नेशनल प्रोडक्ट, ध्यान रखो। हिंदी में इसे कहते हैं शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, ध्यान रखना। ये क्या है? शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। क्या है पहले पढ़ते हैं फिर समझेंगे। जीएनपी में से अगर आप मूल्य ह्रास को घटा दो तो जो आय बचती है उसे ही अर्थव्यवस्था का शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कहा जाता है। ठीक है, बात समझ में आई नहीं आई? यानी अगर आप जीएनपी से माइनस कर दो क्या? मूल्य ह्रास। अगर आप जीडीपी से माइनस कर दो मूल्य ह्रास तो फिर निकल के आएगा साथियों एनएनपी। ठीक है, यानी जीएनपी से भी अगर आप घिसावट हटा दो, मैंने कल भी आपको बताया था कि घिसावट को शून्य नहीं किया जा सकता। घिसावट कभी शून्य नहीं होगी। घिसावट कम हो सकती है, ज़्यादा हो सकती है। कम ज़्यादा तो वो आपके हाथ में है। जैसे कोई मशीन आप लेकर के आए, अगर आप प्रॉपर टाइम से उसकी सर्विस करा रहे हो, ठीक है, और उसमें तेल पानी कर रहे हो तो मशीन की लाइफ बढ़ जाएगी, घिसावट कम हो जाएगी। और आप एक बार ले आए, अब बहुत धुंध चली रही है, ना तेल उसमें डाला जा रहा है ना उसकी सर्विस हो रही है, तो कुछ दिन बाद दम तोड़ देगी। तो घिसावट जो है वो कम या ज़्यादा हो सकती है, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं होगा कि घिसावट शून्य हो जाए। इस बात को ध्यान रखना, घिसावट को कभी भी शून्य नहीं किया जा सकता। इसीलिए किसी भी हालत में जीएनपी जो है वो मतलब इसीलिए किसी भी हालत में एनएनपी जो है वो जीएनपी से ज़्यादा नहीं हो सकता। यानी हर स्थिति में जीएनपी ज़्यादा ही रहेगा एनएनपी से, क्योंकि जीएनपी में से अगर जीएनपी में से थोड़ी सी भी कमी आई, हम कह रहे हैं पॉइंट, अगर 0% 0.1 की भी कमी आई तो फिर वो आपको माइनस करनी पड़ेगी एनएनपी से। तो ऐसी स्थिति में एनएनपी कम हो जाएगा, जीएनपी ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को ही राष्ट्रीय आय कहा जाता है। सॉरी, कोई आपसे पूछे नेशनल इनकम क्या है, शुद्ध राष्ट्रीय आय क्या है, तो साथियों शुद्ध राष्ट्रीय आय एनएनपी ही होती है। नेट नेशनल प्रोडक्ट को ही शुद्ध राष्ट्रीय आय कहा जाता है। अब देखो क्या कह रहा है यहां पे, एनएनपी इज इक्वल टू जीएनपी माइनस मूल्य ह्रास, या फिर एनएनपी बराबर जीडीपी प्लस विदेशों से होने वाली आय माइनस मूल्य कटौती। तो ये इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला है, जो मैंने आपको बताया है वही है, कुछ अलग से नहीं है, बस इसको मैथमेटिकल फॉर्म में यहां पे लिख दिया गया है। तो इसको आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, आगे देखो, एनएनपी के विभिन्न उपयोग। यह किसी अर्थव्यवस्था के राष्ट्रीय आय है, अर्थात जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी सभी राष्ट्रीय आय ही है, लेकिन राष्ट्रीय आय के तौर पर इन्हें नहीं लिखा जाता। राष्ट्रीय आय के तौर पर किसको लिखेंगे? केवल एनएनपी को। यह किसी देश की राष्ट्रीय आय को आकलित करने का सबसे बढ़िया तरीका है। अगर आपको नेशनल इनकम समझनी है तो फिर आपको प्रॉपर अध्ययन करना पड़ेगा किसका? एनएनपी का। यही वास्तविकता में नेशनल इनकम है। जब हम एनएनपी को देश की कुल आबादी से भाग दे देते हैं तो निकल के आती है प्रति व्यक्ति आय। यानी इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि राष्ट्रीय आय में अगर आप भाग दे दो टोटल आबादी का जनसंख्या का, तो क्या निकल के आएगी? तो निकल के आएगी प्रति
व्यक्ति आय यानी पर कैपिटा इनकम, इसे कहा जाता है पीसीआई। ठीक है, अगर आप राष्ट्रीय आय में भाग दे दो किसका, अगर आप राष्ट्रीय आय में भाग दे दो कुल आबादी का, तो जो निकल के आएगा वो होगी साथियों, वो होगी पर कैपिटा इनकम यानी प्रति व्यक्ति आय। और ध्यान रखना यहां से जो डेटा निकल के आएगा है ना, अभी जैसे भारत की जो प्रति व्यक्ति आय है वो संभवतः 60,000 के आसपास है। ठीक है, हाँ 60,000 के आसपास है हमारी प्रति व्यक्ति आय। इसका मतलब ये नहीं है कि हर आदमी 60,000 रुपया कमा रहा है, नहीं भैया, कुछ आदमी 10,000 रुपया भी कमा रहे हैं, कुछ आदमी 20,000 रुपया भी कमा रहे हैं, कुछ आदमी 1 लाख भी कमा रहे हैं, तो तरीके से हैं। ठीक है, यहां पर आपको याद ये रखना है कि यहां से जो डेटा निकल के आएगा पीसीआई का वो औसत होगा, औसत। औसत का मतलब है एवरेज कितना रुपया हम लोग कमा रहे हैं। ठीक है, अब इसमें कुछ लोग ऐसे भी हैं जो महीने पे 10,000 कमा रहे हैं और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो महीने पे 10 करोड़ या 100 करोड़ भी कमा रहे हैं, अंबानी जैसे लोग। ठीक है, तो इस चीज को आप लोगों को ध्यान रखना है, यहां से डेटा निकल के आएगा वो क्या होगा, वो होगा औसत। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है जीवीए, सकल मूल्य वर्धन। जीवीए क्या है देखो जरा। जीवीए आपूर्ति पक्ष के संदर्भ में राष्ट्रीय आय की गणना करता है। यह विभिन्न क्षेत्रों के साथ मूल्य वर्धन का योग करता है। आरबीआई के अनुसार किसी क्षेत्र के सकल मूल्य वर्धन को आउटपुट के मूल्यों में से मध्यवर्ती इनपुट के मूल्य को घटाकर प्राप्त मूल्य के रूप में परिभाषित किया जाता है। यह मूल्य वर्धन उत्पादन, श्रम और पूंजी के प्राथमिक कार्यों के बीच साझा किया जाता है। जीवीए वृद्धि को देखकर यह समझना आसान है कि अर्थव्यवस्था में कौन से क्षेत्र मजबूत हैं और कौन से क्षेत्र संघर्षशील हैं। यानी देखो जो एनएनपी है वो तो हमें टोटल उत्पादन के बारे में बताता है, लेकिन अगर आपको उत्पादन के क्षेत्र जानने हैं कि उत्पादन कहाँ हो रहा है, प्राइमरी सेक्टर से हो रहा है, सेकेंडरी सेक्टर से हो रहा है, टर्सरी सेक्टर से हो रहा है, तो फिर ऐसे में आपको निकालना पड़ेगा या अध्ययन करना पड़ेगा किसका, आपको अध्ययन करना पड़ेगा जीवीए का। ठीक है, हाँ आगे देखो। जीडीपी और जीवीए में अंतर। सकल घरेलू उत्पाद का मुख्य आधार सकल मूल्य वर्धन का डेटा ही होता है, यानी जीडीपी जो निकलती है उसका आधार जीवीए ही होता है। जीडीपी क्या है, सकल घरेलू उत्पाद, और सकल मूल्य वर्धन जीवीए निम्नलिखित समीकरण द्वारा संबंधित है। जीडीपी इज इक्वल टू जीवीए प्लस सरकार द्वारा अर्जित कर माइनस सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली सब्सिडी। इसका मतलब यह हुआ कि अगर आपको जीडीपी प्रॉपर निकालनी है, या अगर हम देखें कि जो जीवीए है, सकल मूल्य वर्धन है, उसको आप कैसे निकालेंगे, तो देखो इसको निकालने का फॉर्मूला है कि जीडीपी में जो उत्पादों पर सब्सिडी है उसे आप जोड़ दो और माइनस कर दो क्या, उत्पादों पर कर को, तो फिर निकल के आ जाएगी जीवीए। ठीक है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है कि जीवीए किस फॉर्मूले से हम लोग निकालेंगे। और देखो जीडीपी बराबर निजी उपभोग प्लस सकल निवेश प्लस सरकारी निवेश प्लस सरकारी खर्च और प्लस आयात और निर्यात का अंतर। इस तरीके से आपको ये ध्यान रखना है। 2015 में यूनाइटेड नेशंस ऑफ नेशनल अकाउंट्स 2008 को भारत ने अपनाया। ऊपर दी गई परिभाषा SNA की है। ठीक है, हाँ यूनाइटेड नेशन ऑफ नेशनल अकाउंट की है ये। पहले भारत जीवीए को कारक लागत में माप रहा था, मतलब कर और सब्सिडी वाला हिसाब नहीं था। फिर भारत ने जीवीए को बेसिक मूल्य में नापना शुरू किया, जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें सब्सिडी को जोड़ते हैं और करों को घटाते हैं। आधार वर्ष में भी 2004, 2005 से 2011-12 में इनको विस्थापित कर दिया गया है। आधार वर्ष क्या होता है समझ लो। आधार वर्ष होता है जिससे हम तुलना करते हैं। तो आज के समय में जो आधार वर्ष है वो है 2011-2012। अब अगर हमें ये निकालना हो कि 2023 में हमने कितनी तरक्की करी, तो जो तुलना की जाएगी तरक्की की वो 2011 और 12 से की जाएगी, ध्यान रखना। आगे देखो, जीवीए उत्पादक पक्ष या आपूर्ति पक्ष से आर्थिक गतिविधियों की स्थिति की तस्वीर देता है।
जीडीपी उपभोक्ताओं के मांग के दृष्टिकोण की तस्वीर देता है। ठीक है, हाँ, यानी जीवीए बात करता है जो उत्पादक पक्ष है उसके बारे में, और जीडीपी बात करता है ग्राहक पक्ष के बारे में। जीवीए को अर्थव्यवस्था का बेहतर मापक माना जाता है। जीडीपी वास्तविक आर्थिक परिदृश्य को मापने में विफल है, क्योंकि उत्पादन में तेज वृद्धि उच्च कर संग्रहण व बेहतर अनुपालन के कारण भी हो सकती है। बात समझ रहे हो? उत्पादन में वृद्धि के कारण उच्च कर संग्रहण तथा बेहतर अनुपालन भी हो सकता है। जो वास्तविक उत्पादन की दृष्टि को प्रतिबिंब करे, यह आवश्यक नहीं है। बात समझ पा रहे हो यहां पर इस लाइन का मतलब क्या है? जीवीए उपाय द्वारा प्रदान किया गया एक सेक्टर वॉर ब्रेकडाउन नीति निर्माताओं को यह तय करने में मदद करता है कि किस क्षेत्र को प्रोत्साहन या प्रोत्साहन की आवश्यकता है। तदनुसार क्षेत्र विशिष्ट नीतियां तैयार उनके लिए कर सकता है। लेकिन जब क्रॉस कंट्री विश्लेषण करने और विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं की आय की तुलना की बात आती है, तो जीडीपी एक महत्वपूर्ण उपाय है। ठीक है, जीवीए से डिसाइड होता है कि किस क्षेत्र को इंसेंटिव चाहिए। वैश्विक डेटा मानकों और एक रूपता के दृष्टिकोण से जीवीए देश के आर्थिक प्रदर्शन को मापने में एक अभिन्न और आवश्यक पैरामीटर है। कोई भी देश जो विदेशों से पूंजी और निवेश आकर्षित करना चाहता है, उसे राष्ट्रीय आय लेखांकन में वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप होना चाहिए। ठीक है, जीवीए की सटीकता डेटा की सोर्सिंग तथा विभिन्न डेटा स्रोतों की सटीकता पर बहुत अधिक निर्भर है। जीवीए किसी भी अन्य उपाय की तरह अनुपयुक्त व त्रुटिपूर्ण कार्यप्रणालियों के उपयोग से कमजोरियों के लिए अति संवेदनशील भी है। आगे बढ़ते हैं। आगे है जीडीपी एनडीपी, मतलब जीडीपी जीएनपी और एनपी में अंतर। देखो, जीडीपी और जीएनपी दोनों अर्थव्यवस्था के उत्पादन और आय को दर्शाते हैं, जीडीपी और जीएनपी। ठीक है, जीडीपी सभी घरेलू उत्पादकों को मापता है, चाहे इसकी उत्पादन इकाइयों की राष्ट्रीयता कोई भी हो, तथा जीएनपी एक क्षेत्र की राष्ट्रीयता के द्वारा उत्पन्न आउटपुट के मान का मापन करता है। आगे देखो, जीएनपी में देश या विदेश से होने वाली आय को जोड़ा जाता है, जबकि एनएनपी में लगने वाली लागत में होने वाली कमी को घटाया जाता है। ठीक है, आगे देखो, जीएनपी में आयात और निर्यात के स्थान पर विदेशी आय शामिल होती है। साधारण तौर पर यह कह सकते हैं कि जीडीपी की तुलना में जीएनपी में शुद्ध विदेशी निवेश आय शामिल होता है। जीडीपी घरेलू उत्पादन के स्तर को प्रदर्शित करता है, जबकि जीएनपी किसी भी व्यक्ति या किसी भी देश के निगम के उत्पादन के स्तर को मापता है। ठीक है, आगे देखो, ये और देख लीजिए, आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास क्या होता है। किसी भी अर्थव्यवस्था में हो रही आर्थिक क्रियाएं दीर्घकाल में दो प्रकार से परिवर्तनों को जन्म देती हैं। पहला आर्थिक समृद्धि और दूसरा आर्थिक विकास। क्या क्या होता है देखो, समग्र चरों जैसे राष्ट्रीय आय, सकल घरेलू उत्पाद, प्रति व्यक्ति आय में परिवर्तन जिन्हें मापा जा सकता है, ऐसे परिवर्तनों को आर्थिक समृद्धि कहते हैं। अब आगे देखते हैं आर्थिक विकास क्या है। आर्थिक समृद्धि से संबंध परिवर्तनों के साथ जब हम अर्थव्यवस्था में गुणात्मक परिवर्तनों व मानवीय सरोकारों जैसे कारकों को भी शामिल कर लेते हैं, तो हम इसे आर्थिक विकास कहते हैं। ठीक है, चलिए, इसी के साथ ये टॉपिक हो गया हमारा समाप्त। उम्मीद करता हूं कि आपको नेशनल इनकम, जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी और जीवीए ये आपको पूरा समझ में आए होंगे। इंटरेस्टिंग टॉपिक था, पेपर में यहाँ से सवाल आपको मिलते हैं। खासकर जो जीडीपी एनडीपी के मैथमेटिकल फॉर्मूला है, इनको आप जरूर याद रखिएगा, पेपर में यहाँ से सवाल आता है। ठीक है, और फॉर्मूला के फॉर्म में ही आएगा, ध्यान रखना। तो बिल्कुल मैं समझता हूँ ये टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा। कोई भी अगर डाउट हो, कोई भी पॉइंट ना समझ में आया हो, तो बेझिझक आप कमेंट करिए, मैं उसकी कमेंट में ही पूरी व्याख्या कर दूंगा।
फिर भी कोई डाउट रह जाए तो जो है आप मुझसे जुड़ सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। ठीक, कोई भी डाउट हो तो बिल्कुल आप बेझिझक पूछिए। तो मिलते हैं साथियों अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।